दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे आप लोगों को ज्ञात है कि मैं आपके साथ टैट के जो सवाल हैं वो डिस्कस कर रहा हूं, एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहा हूं जिसका आज लास्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। दिसंबर के महीने में, इसी महीने में जो एग्ज़ाम हुआ है टैट आर्ट्स का, टीजीटी आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 3 दिसंबर को, उसका जो सवाल सामान्य ज्ञान के आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। तो आज लास्ट जो पार्ट उसका डिस्कस करूंगा, जिसमें रिमेनिंग सवाल जो हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं टैट पर मैंने कई क्वेश्चन पेपर टैट के जो हुए हैं, पिछले एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, जिसमें टैट पर जिन सवालों को बार बार पूछा जाता है या जिन सवालों को पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी हैं, न केवल टैट का एग्ज़ाम, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को बार बार पूछा जाता है, तो उन सवालों को मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा दोस्तों, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, 100% आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अधिक समय ना लेता हुआ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 के साथ आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि 120 तक मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ को हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 है कि वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों। वर्षा संधि जो है ये सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय जो देश हैं इनके मध्य में ये हुई, जिसमें कि जो मुख्य मुद्दे जो पॉलिटिकल और जो सैन्य जो इश्यूज थे वो इन दोनों के बीच में हुए, इन दोनों पर एग्रीमेंट इनमें हुए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 122, किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया है? ऑप्शन ए दोस्तों सरकार, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी है दोस्तों संविधान, ऑप्शन डी है अदालत। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी होगा, संविधान। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में हमें जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, जो हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें एक मौलिक अधिकार है, उसका नाम है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये जो समानता का अधिकार है, इसमें हमारे संविधान में जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो धर्म के नाम पर, वो जाति के नाम पर, वो लिंग के नाम पर, लिंग के आधार पर, वो नस्ल के आधार पर, या फिर जो जन्मस्थान है, जन्मस्थान के आधार पर राज्य, जन्मस्थान है माफ़ कीजिए, राज्य किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आपको पूछा गया है लैंगिक आधार पर किसने खत्म किया, तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान जो है उसमें समानता के अधिकार में ये लिखा गया है कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि भारतीय संविधान में कुछ और भी पार्ट्स हैं जिसमें ये बातें की गई है, जिसमें भेदभाव को ख़त्म करने की बात की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल 39 को देखें, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 में ये लिखा है कि एक समान कार्य करने के लिए एक समान वेतन मिलेगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि ये भी भारतीय संविधान में ही है। तो संविधान ने लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया। लैंगिक आधार पर पूछिए, धार्मिक आधार पर कहिए, जातिगत आधार पर, तो इन सभी आधारों पर भारतीय संविधान ने भेदभाव को खत्म किया है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान में कुछ दूसरे भी जो समानता का जो अधिकार है, इसमें आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं, उनको भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 123 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जो पिछला जो टैट का वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो छुआछूत को समाप्त कर जो किया गया है वो आर्टिकल 17 के थ्रू किया गया है। देखें अनुच्छेद 15 में अभी मैंने आपको बताया कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14, उसमें लिखा है कि विधि के समक्ष जो है, विधि के समक्ष सब लोग एक समान हैं, विधि सबको एक नज़र से देखेगी। हालांकि इसमें राष्ट्रपति हैं भारत के, उनको कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति अगर अपने कार्यकाल के दौरान कोई क्राइम करते हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही भारत के किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा विधि के समक्ष जो है सब लोग एक समान हैं। इवन जो आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16, इसमें लिखा गया है अवसर की समानता।
अवसर की समानता, राज्य सभी को एक समान अवसर प्रदान करेगा, राज्य सभी को एक समान अवसर प्रदान करेगा। हाँ, ये राज्य को या संसद को ये अधिकार दिया गया है कि जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो, तो संसद जो है इसमें कुछ नियम बना सकती है। तो इसी के बेसिस पर जो है जो आरक्षण जो है, आरक्षण इसी के बेसिस पर दिया गया है संसद के द्वारा। नेक्स्ट देखें और क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, और ये अनुच्छेद सी को अगर हम अनुच्छेद 18 को देखें, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 में किया गया है उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, उन्मूलन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि शिक्षा को छोड़ करके, शिक्षा और सेना को छोड़ करके जो भी उपाधियाँ हैं उन उपाधियों का उन्मूलन किया जाएगा, उनको समाप्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 और क्वेश्चन नंबर 124 है दोस्तों। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत का आरंभ कब से कब तक माना गया है? ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है दोस्तों 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 19वीं शताब्दी। तो इस सवाल में दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ इस सवाल का जो सही आंसर क्या होगा, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें काइंडली मुझे भी कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 125 और क्वेश्चन नंबर 125 है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देखिए दोस्तों, भारत में जो नियुक्तियां जो की जाती है केंद्र में, वो अधिकांश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चाहे वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हो, या आपको सवाल पूछा गया जो यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग है, उसका मुख्य आयुक्त हो, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि जो कैग होते हैं, कैग कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनको जो प्रधानमंत्री के पद की जो शपथ है उनको राष्ट्रपति के द्वारा खिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, इवन जो मुख्य न्यायाधीश हो या बाकी जो न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेना में जो सर्वोच्च कमांडर हैं हमारी सेना के या तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्तियों में से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सवाल का जो जवाब वो राष्ट्रपति होगा। इवन राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। इसी तरह से जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करेगा दोस्तों, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करने के बाद देंगे। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वो अपना त्यागपत्र देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 126 और क्वेश्चन नंबर 126 है, पहाड़ी गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा गया है? ऑप्शन ए बाबा कांशीराम, ऑप्शन डी बख्शीराम, ऑप्शन सी पंडित पद्मदेव, ऑप्शन डी तीर्थराम ओयल। और इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों। इसी क्वेश्चन पेपर को जब मैं शुरू में डिस्कस कर रहा था, पहला वीडियो अगर आप देखें तो मैंने उसमें भी आपको बताया था, और भी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहाड़ी गांधी जो है बाबा कांशीराम को कहते हैं, और इनको पहाड़ा द बुलबुल भी सरोजिनी नायडू के द्वारा ये टाइटल इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 127 है दोस्तों, 127। कांगड़ा जिले में बिल्डिंग प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आइस स्केटिंग के लिए, ऑप्शन बी पैराग्लाइडिंग, ऑप्शन सी वाटर स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो पैराग्लाइडिंग होगा। आपको मालूम होगा कांगड़ा में जो बीड़ बिलिंग है ये विश्व में प्रसिद्ध है अपने पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 128 है कि किस मुगल शासक के समय में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर हिमाचल प्रदेश आया था? ऑप्शन ए है दोस्तों औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बाबर, और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। देखिए दोस्तों, ये जो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो है ये 1656 से लेकर 1666 तक मुझे लगता है ये भारत में रहा है। और उस समय अगर आप देखें 1656 में जो भारत में जो मुग़ल शासक राज कर रहे थे उनका नाम है शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो कार्यकाल शुरू होता है 1627 से लेकर 1658 तक इनका कार्यकाल शुरू होता है। तो शाहजहाँ का अपना जो शाहजहाँ अब जो शाहजहाँ से गद्दी जो है वो औरंगज़ेब के हाथ में जाने वाली है। तो यहाँ पे शाहजहाँ ऑप्शन में नहीं है। हालांकि शाहजहाँ उस समय बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो शाहजहाँ के जब शाहजहाँ का अंत समय आया तो शाहजहाँ के जो बच्चे थे, 4 जो बेटे थे, उनके बीच में सत्ता के लिए आपस में स्ट्रगल हुआ, जिसमें से सबसे प्रमुख दावेदार जो थे वो एक तो दारा शिकोह थे। दारा शिकोह शाहजहाँ चाहते थे कि उनके बाद जो गद्दी संभाले वो दारा शिकोह संभाले, और दूसरे जो प्रबल दावेदार थे वो औरंगज़ेब थे।
औरंगज़ेब थे। तो इनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें औरंगज़ेब की जीत हुई और गद्दी जो है औरंगज़ेब के हाथ आई। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बर्नियर है ये आए तो थे शाहजहाँ के कार्यकाल में, लेकिन उस समय उनका कार्यकाल समाप्ति पर था। उसके बाद कुछ समय इन्होंने दारा शिकोह के जो दरबार में एज अ फिजिशियन इन्होंने काम किया, लेकिन दारा शिकोह को हरा करके बहुत जल्द औरंगज़ेब ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो औरंगज़ेब के दरबार में भी इन्होंने फिजिशियन के तौर पर कार्य किया है। हालांकि इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिस किताब का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, जिसमें कि अधिकांश बातें इन्होंने दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बारे में बर्नियर ने लिखी हुई हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए है दोस्तों, औरंगज़ेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाकी जो ऑप्शन है अगर पुराने वीडियोस आप देखें दोस्तों, इनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें काइंडली। सो क्वेश्चन नंबर 129 है कि रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, हाइडल प्रोजेक्ट से सवाल बहुत बार आप देखोगे, हाइडल प्रोजेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। कौन सी सबसे बड़ी परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है, कहाँ पे स्थित है, इस तरह के कौन सी नदी पर बना हुआ है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक को आप एक बार पूरा तैयार करें, एग्जाम में सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों का कमीशन की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेबीटी कमीशन हो, चाहे वो टीजीटी कमीशन हो, चाहे वो कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश में कोई जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, यहाँ से सवाल आने की संभावनाएं पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ से सवाल आने की होती हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जो स्कीम्स हैं या हिमाचल प्रदेश जो काम करती हैं, तो हिमाचल प्रदेश उसमें एचपी जो जीके है वो बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करता है। तो आपका एचपीजी के बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो रोंगटोंग जो है, फिलहाल इस सवाल की बात करते हैं। रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये ऑप्शन डी लाहौल स्पीति में है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची हाइडल प्रोजेक्ट है दोस्तों। सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना है रोंगटोंग और ये लाहौल स्पीति में है, 2 मेगावाट की है। इवन इसी तरह से एक दूसरी हाइडल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शोंगटोंग, जिसका नाम है शोंगटोंग। जो शोंगटोंग है वो किन्नौर पर है और रोंगटोंग जो है ये लाहौल स्पीति में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 130 और क्वेश्चन नंबर 130 है, मशरूम शहर किस ज़िले को कहा जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों सोलन, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी ऊना। तो मशरूम शहर जो खुम्ब सिटी हिमाचल प्रदेश का कहा जाता है सोलन को, पहले भी मैं आपके साथ ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 131 है, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कांगड़ा, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है चंबा, ऑप्शन डी है कुल्लू। भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा में है। ज़िला कांगड़ा में जो संग्रहालय है दोस्तों उसका नाम है सरदार शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी। आपको पूछा जाए कला संग्रहालय कहाँ पे है, वो कांगड़ा के अंद्रेटा में है, ध्यान रखिएगा, अंद्रेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुल्लू में जो संग्रहालय है दोस्तों उसका नाम है रोरिक आर्ट गैलरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रोरिक आर्ट गैलरी या फिर रोरिक कला संग्रहालय आपको अगर पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू में है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए डल, ऑप्शन बी करेरी, ऑप्शन सी चंद्रताल, ऑप्शन डी घनासरू। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन डी है। चंबा में जो झीलें हैं, घनासरू हो गया, खजियार हो गया, लामाडल झील हो गया या जो मणिमहेश झील हो गया, तो ये चंबा की कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं जो कि महाकाली झील इवन जो चंबा में है। डल झील जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में, कांगड़ा की धर्मशाला में है। और करेरी झील जो है ये भी कांगड़ा ज़िला में ही है। और चंद्रताल झील जो है ये लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल और सूरजताल जो है ये झीलें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए भारत में, और जो हिमाचल प्रदेश में जो झीलें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप तैयार करके जाइए। एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, मैंने कहा था, तो आप देख सकते हैं सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 133 और ये है कि हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ है। ऑप्शन ए पालमपुर, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी धर्मशाला। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी है दोस्तों। वॉर मेमोरियल जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है और धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है वीर भूमि। यहाँ पे कई ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने देश के लिए अपने जान जो है हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। अगर आपको ध्यान हो, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनको भारत में सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला है, सेना में जो सबसे सर्वोच्च सम्मान जो वीरता के लिए दिया जाता है वो परमवीर चक्र है और ये सोमनाथ शर्मा जी को मिला है। तो इवन कांगड़ा से दूसरे एक वीर थे जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, तो इनको भी परमवीर चक्र दिया गया है।
तो इसीलिए कांगड़ा को या धर्मशाला को हम वीरभूमि के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी सोलन, ऑप्शन सी दोस्तों कांगड़ा, ऑप्शन डी है ऊना। तो जनसंख्या का घनत्व, सड़कों का घनत्व अगर पूछा जाए जनसंख्या का या फिर सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा जो है हमीरपुर है, हिमाचल प्रदेश के ज़िला हमीरपुर में है। अगर पूछा गया होता कि जनसंख्या का घनत्व हिमाचल प्रदेश में सबसे कम कहाँ पे है, तब इसका सवाल को जो आंसर होता वो लाहौल स्पीति होगा। या फिर आपको सवाल पूछा गया होता कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तब भी इस सवाल का जो जवाब लाहौल स्पीति होगा। ध्यान रखिए, हमीरपुर में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या पूछा जाए तो जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा है। कई बार मैं आपको कहता रहता हूँ दोस्तों, अगर आप पुराने वीडियोज़ को देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की जो सेंसस है, जो जनगणना है 2011 में हुई है, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वहाँ से जितने भी जिस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को आप वहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 135 है दोस्तों कि लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? देखिए अभी मैंने आपको कहा जल विद्युत परियोजनाओं से आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो लारजी जल विद्युत परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों, और ये है कि महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी जो गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, मैंने आपको बताया था मंदिर आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए महाबलीपुरम मंदिर पूछा गया है। तो ये जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है दोस्तों, तो महाबलीपुरम मंदिर जो है ये ऑप्शन बी तमिलनाडु में है दोस्तों। और गुजरात में मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, जिसको 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। और उड़ीसा में जो मंदिर है, मैंने पहले भी आपको बताया था, सबसे फेमस जो मंदिर है उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में है। और महाराष्ट्र में दोस्तों सिद्धि विनायक का मंदिर जो है, सिद्धि विनायक हम गणेश को कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है। मंदिरों को एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 137 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर हमारे वीडियोस को देखा हुआ है, टैट के पुराने सवालों को अगर आपने देखा हुआ है, ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है दोस्तों बाणभट्ट, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है चाणक्य। तो ये जो सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित और कादम्बरी जो है, ये दोनों पुस्तकें जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और ये जो बाणभट्ट है, ये जो राजा थे हर्षवर्धन, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उनके राज में, उनके दरबार में ये थे। आर्यभट्ट ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक किताब लिखी है आर्यभट्टीय, और सूर्य सिद्धांत भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने सबसे पहली बार ये सिद्ध किया है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों तरफ चक्कर काटती है। और कालिदास के द्वारा कई किताबें लिखी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है मेघदूत या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। और चाणक्य दोस्तों, इनके द्वारा किताब लिखी गई है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 138 है, श्रीरंगपट्टनम है ये, सेरिंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम है ये, तो की लड़ाई में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन ए है दोस्तों हैदर अली, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी है तांत्या टोपे। श्रीरंगपट्टनम दोस्तों ये टीपू सुल्तान और जो हैदर अली हैं, ये जो शासक हैं टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये मैसूर के शासक थे, और हैदर अली का बेटा ही है टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में जो लड़ाई हुई, चौथी जो लड़ाई हुई, जिसको हम आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं, जिसमें 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। तो इस लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। और अगर आपको सवाल भी पूछा जाता कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में हुई, तो ये टीपू सुल्तान, तीसरी जो लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में, जो लड़ाइयाँ हुई हैं दोस्तों, वो 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1782 में, जिसमें कि मुझे लगता है 1782 ही होगा, एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई, तो उस लड़ाई को कंटिन्यू किया था टीपू सुल्तान ने। तीसरी लड़ाई आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ हुई। चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर ही हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 139, और क्वेश्चन नंबर 139 है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए डोनाल्ड टेलो, ऑप्शन बी है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, ऑप्शन सी है जियोतो, ऑप्शन डी है लियोनार्डो दा विंची। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन डी है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं दोस्तों, एक तो ये द लास्ट सपर है। इवन आपको सवाल पूछा जाए प्रसिद्ध रचना जो मोनालिसा, किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, तो मोनालिसा को भी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा
इसकी रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 140 देखें, कश्मीर का आदिवासी कबीला कौन सा है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी बकरवाल, ऑप्शन डी संथाल। तो कश्मीर का जो आदिवासी कबीला है दोस्तों वो बकरवाल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आदिवासी जनजातियां आपको भारत में कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, 141 है कि हड़प्पा संस्कृति लिखी जाती है। ऑप्शन ए बाएं से दाएं से बाएं, ऑप्शन बी बाएं से दाएं, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी नीचे से ऊपर। देखिए दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति जो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। हड़प्पा जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है। चित्राक्षर का मतलब है इसमें चित्रों और अक्षरों के द्वारा चित्रों और अक्षरों को इसमें चिन्हित किया गया है, इसमें दिखाया गया है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मछली के चित्र बने हैं, अक्षरों में यू के आकार का इसमें अक्षर बना हुआ है। और ये लिपि जो लिखी जाती थी ये बाएं से स्टार्ट होती थी, बाएं से दाएं की तरफ को स्टार्ट होती थी, माफ़ कीजिएगा, दाएं से बाएं की तरफ को ये स्टार्ट होती थी। हाँ, दाएं से बाएं को ये स्टार्ट होती थी, फिर इस तरह से नीचे जाती थी, फिर बाएं से दाएं को स्टार्ट होती थी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की जो लिपि लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब जिस तरह से हम लिखते हैं तो इस तरह से हम लिखते हैं, ये बाएं से दाएं हुआ। लेकिन हड़प्पा संस्कृति में जो लिपि उर्दू को जैसे लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह की जो लिपि होती है, जो जैसे मैंने आपको बताया दाएं से बाएं को स्टार्ट होगी, फिर दोबारा बाएं से दाएं को स्टार्ट होगी, तो इसको हम बेस्ट्रोफिडेन लिपि भी कहते हैं। तो ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, इसको हम बोस्ट्रोफिडेन लिपि भी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 142, और क्वेश्चन नंबर 142 है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पुरालेख शास्त्र, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी मुद्रा शास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन सी है दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि मुद्रा शास्त्र जो है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। मुद्रा राक्षस ये कोई सिक्कों का अध्ययन नहीं है, ये किताब है दोस्तों मुद्रा राक्षस, जिसको कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 143 है, फ्रांस में पेरिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1666, ऑप्शन बी है 1776, ऑप्शन सी है 1696, ऑप्शन डी है 1866। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा, इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की खोज निम्नलिखित में से किस विद्वान ने योगदान दिया? ऑप्शन ए है दोस्तों कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन ए होगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने पुरातात्विक अवशेषों की खोज में बहुत योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 145, और क्वेश्चन नंबर 145 है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो ऑप्शन 4 इसमें दिए गए हैं। तो जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, जिनको जैन धर्म का संस्थापक भी कहते हैं। और जो 23वें जो तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और 24वें जो तीर्थकर जैन धर्म के थे उनका नाम था स्वामी महावीर। इसीलिए महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल 24 तीर्थकर इसमें हुए हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर मैंने अपने वीडियोस पर कई बार डिटेल में बात करने की कोशिश की है, आप पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी है दोस्तों 1856, ऑप्शन डी है 1857। इस सवाल का जो सही जवाब ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, मैंने कई बार आपको बताया, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक है। और डलहौजी के द्वारा और भी कई काम किए गए, जैसे मैंने आपको बताया वुड्स डिस्पैच, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी हम कहते हैं, शिक्षा में पैसा दिया गया था, इसके द्वारा शिक्षा में सुधार किए गए थे, डलहौजी के द्वारा की गई। हड़प की नीति डलहौजी ने की है, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, वेबकंत का सिद्धांत। हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण किया है डलहौजी के द्वारा। PWD डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है। भारतीय डाक सेवा की स्थापना जो शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर पूछा गया होता आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉलस्टॉय।
लियो टॉलस्टॉय, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लियो टॉलस्टॉय। तो ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे, टॉलस्टॉय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 148, और क्वेश्चन नंबर 148 है 1975 में संकटकालीन की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी, यानी कि अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975 AD। तो ऑप्शन ए है 368, ऑप्शन बी है 360, ऑप्शन सी है 356, ऑप्शन डी है 352। तो 1975 में ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था दोस्तों, इमरजेंसी की बात यहाँ पे हो रही है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था, ये राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 भारतीय संविधान का जो है, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है। तो इस सवाल का जो जवाब अनुच्छेद 352 ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और ये जो ऑप्शन सी है राष्ट्रीय, जो देखिए दोस्तों, जो आपातकाल है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान में जो है वो आर्टिकल 356 में है, और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। यही आपको पूछा गया है। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगा है, 1975 में, 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 149 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी है दोस्तों नीदरलैंड, ऑप्शन डी है जापान। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड के हेग में है। हमने यूएनओ का जो टॉपिक है बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, इमरजेंसी को भी इवन मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया अपने पुराने वीडियोज़ में। तो वहाँ पर आपको जो भी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, उन सवालों को आप काइंडली वहाँ पर जाके चेक कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, और क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल विरोधी संशोधन विधेयक है। ऑप्शन ए 61वां संशोधन, ऑप्शन बी है दोस्तों 85वां संशोधन, ऑप्शन सी है 91वां संशोधन, ऑप्शन डी है 104 नंबर पे जो संशोधन हुआ। तो मुझे लगता है ये सवाल गलत है। दल बदल विरोधी संशोधन या दल बदल विरोधी कानून जो लागू हुआ था, जिस विधेयक दल बदल विरोधी कानून जो बनाया गया था दोस्तों, वो जो विधेयक आया था इसके लिए, वो था 52वां संशोधन, जिसको 1985 में लाया गया था, 1985 में इसको लाया गया था। तो मुझे लगता है ये आपको या तो साल पूछना चाह रहे थे, इसीलिए 85 यहाँ पे है, तो हो सकता है ये 1985 इस तरह से कुछ पूछना चाह रहे थे। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये गलत है, क्योंकि जो 61वां संवैधानिक संशोधन है, इसमें वोट देने के लिए जो आयु पहले 18 वर्ष हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी, अब इसको 18 वर्ष कर दिया गया है 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत। तो 85वां संवैधानिक संशोधन तो नहीं है इस सवाल का जवाब, 91वां संवैधानिक संशोधन भी नहीं है, और 104वां संवैधानिक संशोधन भी नहीं है, क्योंकि 104वां जो संवैधानिक संशोधन है, इसमें जो है इसमें जो लोकसभा से जो 2 एंग्लो इंडियंस को चुना जाता था, तो 104 नंबर पर ये जो एंग्लो इंडियंस जो थे, जिनको लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति चूज़ कर सकते थे, तो ये है 104वां संवैधानिक संशोधन। तो ये सवाल के जो ऑप्शंस हैं वो गलत दिए गए हैं दोस्तों मेरे हिसाब से। एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें 2-3 सवाल मैंने पहले भी आपको कहा था, तो मुझे लगता है गलत है। तो मुझे लगता है आपको इन सवालों के ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जब इसके आंसर की आ जाएगी एक बार ऑफिशियल, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपको आंसर इसका ग्रेस मार्क आपको नहीं दिया गया, तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से अलग से वीडियोस दूसरे क्वेश्चन पेपर को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा जो JBT टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में, उसको आपके साथ डिस्कस करूँ। तो जल्द ही उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।